सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 10 सितंबर। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 3 दिन के करंट अफेयर्स को देखेंगे, 8 से लेकर 10 सितंबर के। क्योंकि साथियों पिछले 2 दिन से क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। हालांकि साथियों कल क्या है कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास देने वाला था, लेकिन साथियों जो यूएस ओपन है इसके पुरुष एकल का मैच चल रहा था। तो फाइनली अभी यूएस ओपन में पुरुष एकल का भी टाइटल जीत लिया है। तो इन सभी को हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास साथियों आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 7 सितंबर के करंट अफेयर्स को मात्र 2 मिनट के अंदर क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो इंग्लिश चैनल है इसको अकेले तैर कर पार करने वाले जो सबसे उम्रदराज भारतीय हैं ये कौन बने थे, तो सिद्धार्थ अग्रवाल। दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो विषाणु युद्धाभ्यास है इसका जो आयोजन है ये भी कहां पर किया है, तो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर। अभी 900 गोल करने वाले दुनिया के जो पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये कौन बने थे, तो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पेरिस पैरालंपिक में जो प्रवीण कुमार है इन्होंने भी पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल। अभी पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक है ये कौन है थे, तो ये साथियों हरविंदर सिंह तीरंदाज और प्रीतिपाल। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी किस स्थान पर वैदिक जो 3D संग्रहालय ये खोला जाएगा, तो वाराणसी के अंदर। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का जो राजदूत है ये किससे बनाया गया था, तो अचंता शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें जो ज्योति बेरवाल है इन्होंने महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो प्रतियोगिता है ये स्पेन के अंदर आयोजित की जा रही है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी भारत और जो मालदीव है इसके बीच में जो 5वीं रक्षा वार्ता है ये कहाँ पर हुई है, तो नई दिल्ली के अंदर। आई होप साथियों आपको 7 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपको जो पहला ही क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको साथियों चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में रिवीजन करा दूंगा। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, स्टार मार्क करिएगा। इस साल का ये आखिरी ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन। और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी यूएस ओपन 2024 में जो महिला सिंगल का खिताब है ये अभी किसने जीता है, तो ये साथी बेलारूस की खिलाड़ी है, नाम जिनका आर्यना साबालेंका। देखिए साथियों ये जो बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है आर्यना साबालेंका, इन्होंने भी यूएस ओपन महिला सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने ये जो खिताब है ये किसको हरा कर किया है, तो अमेरिका के खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हराकर। और ये इस साल का आर्यना साबालेंका का तीसरा ग्रैंड स्लैम का खिताब है। पहले साथियों हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। क्योंकि दोस्तों एक साल में क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर आयोजित किया जाता है विंबलडन ओपन, और सबसे आखिरी में यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। और ये भी पूछता है दोस्तों कि ये जो ग्रैंड स्लैम है ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन और जो यूएस ओपन है ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर, जबकि जो विंबलडन ओपन है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि घास के मैदान पर। तो पहले एक बार हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में साथियों जो महिला एकल का खिताब है ये बेलारूस की खिलाड़ी आर्यना साबालेंका ने जीता था। दूसरे नंबर पर जो आयोजित किया जाता है ये फ्रेंच ओपन आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन में यदि आप लोगों से पूछे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने। और फ्रेंच ओपन में जो महिला युगल का खिताब है ये यूएसए की कोकोगॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता था। बात करते हैं विंबलडन ओपन की।
तो विम्बलडन ओपन में जो महिला एकल का खिताब है ये बारबोरा क्रिजकोवा ने जीता था। और जबकि महिला युगल का खिताब किसने जीता था, तो कैटरीना सिनाकोव और टेलर डाउन सेंट्रिक द्वारा। अब बात करते रहते हो पुरुष एकल के बारे में। तो अगला क्वेश्चन पुरुष एकल से ही संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी यूएस ओपन 2024 में जो पुरुष सिंगल का खिताब है यह भी किसने जीता है। ये दोस्तों इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, नाम है जिनका जानिक सीनर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये साथ ही जो जानिक सीनर है यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले पुरुष टेनिस प्लेयर भी बन चुके हैं। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है, तो अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर। अब बात करते हैं पहले हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में साथ ही जो पुरुष सिंगल का खिताब है ये इटली के जानिक सीनर ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब जरूर याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में, क्योंकि साथ ही भारतीय खिलाड़ी हैं, नाम है जिनका रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब है ये स्पेन के कार्लोस अलगराज ने जीता था। और इसमें पुरुष युगल का खिताब किसने जीता था, तो पुरु मार्सेले एरेवालो और मैट पाविक के द्वारा। अब बात करते हैं विम्बलडन ओपन के बारे में। तो विम्बलडन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब है ये स्पेन के कार्लोस अलगराज ने जीता था। और जबकि महिला ओपन का खिताब पुरुष एकल युगल का खिताब किसने जीता था, तो ये हेनरी पैटन और हैरी हेलियो वारा ने जीता था। अब एक बार साथियों आपको आज के ज्ञान के अंदर देखिए, इसी के साथ मैं आपको इटालियन ओपन के बारे में भी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जो इटालियन ओपन है 2024 इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। एक बार इसके बारे में भी आप लोग रिविजन कर लीजिए फटाफट। जैसे कि इटालियन ओपन 2024 में जो महिला सिंगल का खिताब है ये किसने जीता था, ये जीता साथियों ईगा स्विएटेक ने। इटालियन ओपन 2024 में यदि पुरुष सिंगल का खिताब पूछे तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता था। और जो स्टटगार्ट ओपन है 2024 इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता साल 2024 में ही, तो एलेना रायबाकिना ने। मियामी ओपन की बात करें तो मियामी ओपन 2024 जो महिला एकल का खिताब है ये किसने जीता था, तो इनका नाम है तो डैनियल कॉलिंस। मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो इटली के जानिक सीनर ने। और मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत के खिलाड़ी ने जीता है और ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। अब आज का साथियों तीसरा क्वेश्चन देखिए। ये साथियों जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपका फेस्टिवल से संबंधित रहने वाला है। और आज मैं आपको फेस्टिवल से 2 प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। और इन 2 प्रश्न के माध्यम से ही मैंने अभी तक आपको जितने भी फेस्टिवल पढ़ाए वो सारे के सारे रिवाइज भी करा दूंगा। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि हाल ही में जो ओणम उत्सव है यह भी कहां पर मनाया गया है। ये जो दोस्तों ओणम फेस्टिवल है ये हर साल केरल के अंदर मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों ये जो ओणम फेस्टिवल है ये केरल का एक फसल काटने का उत्सव है। और ये जो फेस्टिवल है ये राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल की बात करें तो टोटल 10 दिनों तक चलता है ये। अब पहले हम लोग केरल के अन्य महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। तो केरल में साथियों और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो एक तो त्रिशूल पूरम, दूसरा अट्टुकल पोंगल और तीसरा मकर विलक्कू त्योहार। जिसमें से साथियों जो अट्टुकल पोंगल है ये तो मनाया जाता है केरल के अंदर। लेकिन यदि आप लोगों से सीधा पूछे कि पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो आप लोग आंसर कीजिएगा तमिलनाडु पे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये सारे के सारे फेस्टिवल मैंने आपको कई बार पढ़ाए। जैसे कि जो अंडूरी महोत्सव है और हरेला उत्सव ये कहाँ पर मनाए जाते हैं दोनों, तो उत्तराखंड के अंदर। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों से सीधा पूछे कि जो हरेली फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है तो छत्तीसगढ़ के अंदर। यदि हरेला पूछे तो आंसर कीजिएगा उत्तराखंड पर। चापचरकुड महोत्सव की बात करें तो ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। और होजगिरी महोत्सव ये त्रिपुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए फेस्टिवल से संबंधित। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि जो नुआखाई उत्सव है यह भी कहां पर मनाया गया है। ये जो साथियों नुआखाई फेस्टिवल है ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। और कहां पर, तो उड़ीसा के अंदर
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये साथियों जो फेस्टिवल है ये कृषि त्योहार है जो कि मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग उड़ीसा के अन्य फेस्टिवल के बारे में। तो याद रखिए कि साथियों रज पर्व ये उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव की बात करें तो ये भी आयोजित किया जाता है उड़ीसा के अंदर। कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा के अंदर, और जो बाली यात्रा है ये भी उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। लेकिन साथियों अगर आपसे सीधा पूछे कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है तो आप लोग आंसर नागालैंड पर टिक कीजिएगा, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, टोटल 10 दिनों तक। सुरुलिली फेस्टिवल की बात करें तो ये मणिपुर के अंदर। लोसर महोत्सव की बात करें तो ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के अंदर मनाया जाता है। और सीधा पूछे कि लोसांग कहाँ मनाया जाता है तो सिक्किम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साथियों पेरिस पैरालंपिक से संबंधित क्वेश्चन है। और पेरिस पैरालंपिक में क्या है कि अभी भारत को 7वां मेडल मिल गया है, क्योंकि 8 सितंबर को जब समापन हुआ है तो पेरिस पैरालंपिक में 7वां स्वर्ण पदक आ गया। इस स्वर्ण पदक के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे स्वर्ण पदक रिवाइज करा दूंगा। और पेरिस पैरालंपिक पे साथियों एक मैं आपको कंप्लीट वीडियो भी दूंगा। हालांकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये आपको करंट अफेयर्स की क्लास में डेली पढ़ाए भी हैं। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का ही आंसर कीजिए कि जो पेरिस पैरालंपिक में इसमें जो नवदीप सिंह है इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। और ये पेरिस पैरालंपिक के अंदर भारत का 7वां गोल्ड मेडल था। देखिए साथियों जो नवदीप सिंह है इनका जो वेस्ट थ्रो था ये कितना था तो 47.32 मीटर। हालांकि साथियों ईरान के जो सादिक बेद है इन्होंने 47.64 मीटर भाला फेंका था। और इन्होंने भारतीय जो एथलीट है नवदीप सिंह इनको पछाड़ भी दिया था। लेकिन बाद में क्या है कि जो सादिक बेद है ये डिस्क्वालीफाई हो गए। इस कारण जो नवदीप सिंह है इनका जो रजत पदक है ये स्वर्ण पदक में बदल गया। और अब बाद में स्वर्ण पदकों की जो संख्या है ये 7 हो गई है। और इसी में साथ ही पेरिस पैरालंपिक के अंदर 2 और ब्रॉन्ज मेडल आए, तो इनको एक बार हम लोग और पढ़ लेते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, जो सिमरन शर्मा है इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर ट्रैक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और दूसरे साथियों नागालैंड के जो होटेजा सेमा है इन्होंने गोला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं हम लोग पेरिस पैरालंपिक के सभी स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम के बारे में। तो सबसे पहला जो गोल्ड मेडल है ये अपनी लेखारा लेकर आई थी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। दूसरा जो गोल्ड मेडल है ये नीतीश कुमार लेकर आए थे बैडमिंटन के अंदर। तीसरा गोल्ड मेडल सुमित अंतिल लेकर आए थे जो कि जेवलिन थ्रो में लाए थे। हरविंदर सिंह की बात करें तो तीरंदाजी के अंदर पहला गोल्ड मेडल था जो कि हरियाणा के हैं। धर्मवीर सिंह की बात करें तो ये भी मेंस क्लब थ्रो के अंदर लेके आए थे। और प्रवीण कुमार ये नाम मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में गोल्ड मेडल लेकर आए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका भी जो नया सदस्य है ये कैसे बनाया गया है। ये बन चुका है साथियों अल्जीरिया देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों जो अल्जीरिया है ये ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें शामिल हो गया है। और ये जो निर्णय है ये दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है केप टाउन यहीं पर एक बैठक में जो एनडीबी की प्रमुख है डिल्मा रूसेफ इन्होंने ही इसकी घोषणा की है। पहले हम लोग अल्जीरिया को देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो ये दोस्तों आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखोगे नॉर्थ की तरफ तो आपको अल्जीरिया देखने को मिलेगा। अल्जीरिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये अल्जीरिया के नाम पर ही है, अल्जीरियस। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर तो अल्जीरियन दिनार। और यहाँ के साथ ही राष्ट्रपति कौन है तो अब्देल दजीद तैब्बोने ये वर्तमान में अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में यानी कि एनडीबी के बारे में, जो कि साथ ही ब्रिक्स का बैंक है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय इसका चीन के संघाई के अंदर है। महासचिव है इसके के वी कामत, और जबकि अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूस है। अब साथ ही सदस्य देश से क्वेश्चन है, तो यदि आप लोगों को याद हो तो अभी ब्रिक्स में भी जो है ये 5 नए सदस्य देश शामिल हुए थे, जिससे ब्रिक्स में जो सदस्य देशों की संख्या है ये टोटल 10 हो गई थी। हालांकि साथ ही जो अर्जेंटीना है ये भी शामिल होने वाला था, लेकिन इसने शामिल होने से क्या है कि इनकार कर दिया था। 5 नए सदस्य कौन कौन बने थे ब्रिक्स के? तो सबसे पहले याद रखिएगा इथोपिया, दूसरा बना था साथ ईरान, और तीसरा बना था इजिप्ट, चौथा बना था यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और पांचवा बना था सऊदी अरब। अब और अन्य सदस्य देशों की बात करें तो एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है इसका जो 5वां सदस्य देश है यह भी कौन सा बना था? तो ये बना था दोस्तों बांग्लादेश। नाटो की बात करें यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पश्चिमी देशों का एक संगठन है, इसके भी 2 सदस्य बने थे, 31वां और 32वां। 31वां बना था फिनलैंड, जबकि 32वां कौन सा बना था? तो स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसका जो 100वां सदस्य देश है ये पराग भी बना था। यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके भी 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ था? ये हुआ था साथियों आइवरी कोस्ट देश। संघाई सहयोग संगठन का अभी 10वां सदस्य कौन सा बना था? तो ये बना था साथियों बेलारूस, जबकि 9वां कौन सा बना था? तो ईरान। और आसियान का भी 11वां सदस्य बना था, ये बना था साथियों पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका दोस्तों दिवस से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको साथ ही यूनेस्को के द्वारा क्या है कि 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के समान सम्मेलन 14वें सत्र के दौरान घोषित किया गया था। इस दिवस को मनाने का मकसद क्या है? तो लोगों को साक्षर होने और सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। 2024 के लिए इसका विषय क्या रहने वाला है? तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ये 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। और इसी अपॉइंटमेंट के माध्यम से अभी तक साथियों जितने भी सचिव मैंने आपको पढ़ाए वो सारे के सारे मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। तो पहले आप लोग बताइए कि हाल ही में भी जो नया वित्त सचिव है ये किससे नियुक्त किया गया है? ये बन चुके साथियों तुहीन कांत पांडे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों तुहीन कांत पांडे हैं, ये वर्तमान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं, और ये उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि अभी नए वित्त सचिव बन चुके हैं। बात करें साथियों हम लोग अन्य सचिव के बारे में, तो एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे साथियों अभी लास्ट 2 महीने के अंदर नए सचिव बने हैं। जैसे कि कैबिनेट सचिव कौन बने थे? टीवी सोमनाथन। विक्रम मिश्री साहब की बात करें तो विदेश सचिव बने। इस्पात मंत्रालय के सचिव मैंने आपको बताए थे, जो कि कौन बने? सुश्री संदीप पांडे। नया गृह सचिव किसे बनाया गया था? तो गोविंद मोहन साहब को। दीप्ति गौर मुखर्जी की बात करें तो एक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की सचिव बनी थी। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो धर्मेंद्र कुमार। बिहार के अभी नए मुख्य सचिव कौन बने थे? तो अमृतलाल मीणा। और जो शारदा मुरलीधरन है ये अभी केरल की मुख्य सचिव बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको ये बताना है कि ये किस तरह की मिसाइल है। तो अभी दोस्तों डीआरडीओ ने क्या है कि उड़ीसा का जो चांदीपुर तट है यहाँ से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। और इसको साथियों बनाया किसने? तो डीआरडीओ ने बायो डायनेमिक्स के साथ मिलकर। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 4000 किलोमीटर है,
बात करते हैं हम लोग डीआरडीओ के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो वनस्य मूलम विज्ञानम। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है, और जो कि अपॉइंटमेंट से संबंधित ही रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये याद रखिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो एशियाई ओलंपिक परिषद है, इसका जो पहला भारतीय अध्यक्ष है, ये किसे नामित किया गया है? क्योंकि साथियों ये पहले भारतीय हैं जो कि इसके अध्यक्ष बने हैं, और ये बने अभी रणधीर सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो दोस्तों रणधीर सिंह है, ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, और इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो 2024 से लेकर 2028 तक। रणधीर सिंह की बात करें तो 1978 में इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, और ये 5 बार ओलंपिक खेलों में क्या है कि भाग भी ले चुके हैं। बात करते हैं हम लोग एशियाई ओलंपिक परिषद के बारे में, तो इसका गठन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1982 को। और मुख्यालय का इसका तो कुवैत सिटी के अंदर। और अब इसके अध्यक्ष कौन बन गए? तो रणधीर सिंह। ये आज का दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है गीतानास नौसेदा, इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और हालांकि साथ ही कुछ क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों के छूट भी गए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर साथ ही इसकी ओल्ड फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन जो न्यू फॉर्मेट में पीडीएफ है, ये मैं व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ, जो कि वन लाइनर फॉर्म में रहती है। तो आप लोग दोनों ग्रुप से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।